नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप यानमता सिंह से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। आंध्र प्रदेश में नेल्लौर और मछलीपट्टनम के बीच टकराया भीषण चक्रवात मिचोंग। केन्याई राष्ट्रपति के साथ आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी ने की वार्ता। कहा, हमारी विदेश नीति में अफ्रीका को शीर्ष प्राथमिकता। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए 18 करोड़ 50 लाख लाभार्थी। आतंकवादी फंडिंग मामले में जम्मू कश्मीर के 8 स्थानों पर NIA की छापेमारी। पहली महिला ADC बनी मनीषा पादी। मिजोरम के राज्यपाल डॉ हरिबाबू कंबमपति की होगी परिसहायक। अब समाचार विस्तार से। प्रचंड तूफान मिचोंग उत्तर की ओर समानांतर बढ़ते हुए दक्षिण आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्र की ओर पहुंचकर जमीन से टकरा चुका है और इसके तट से टकराने की प्रक्रिया अगले 3 घंटे चल सकती है। चक्रवाती तूफान मिचोंग फिलहाल आंध्र प्रदेश में ओंगोल से 20 किलोमीटर पूर्व और बापतला से 50 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम तटीय क्षेत्र में स्थित है। इस तूफान के अब बापतला के तटीय क्षेत्र के साथ उत्तर की ओर बढ़ने की संभावना है। इसकी रफ्तार 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो और तेज होकर 110 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। चक्रवात के प्रभाव से भूस्खलन हो रहा है और अगले 3 घंटों तक इसके जारी रहने की संभावना है। मध्य प्रदेश में नई सरकार के गठन और जीत हार की समीक्षा का दौर शुरू हो गया है। राज्य में भारतीय जनता पार्टी ने 230 विधानसभा सीटों में से 163 सीटों पर विजय हासिल की, जबकि कांग्रेस को 66 और 1 सीट अन्य के खाते में गई है। मध्य प्रदेश विधानसभा ने नवनिर्वाचित सदस्यों की अगवानी की तैयारी शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में केन्या के राष्ट्रपति विलियम समाटो रूटो के साथ वार्ता की। इस दौरान खेल, सूचना प्रौद्योगिकी और शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों पर विचार विमर्श के बाद भारत और केन्या के बीच 5 समझौता ज्ञापनों के आदान प्रदान भी हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति रूटो और उनके प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करते हुए कहा कि भारत की विदेश नीति में अफ्रीका को शीर्ष प्राथमिकता दी गई है। उन्होंने ये भी कहा कि पिछले दशक में भारत ने अफ्रीका के साथ सहयोग बढ़ाने के लिए मिशन के रूप में काम किया है। उन्होंने उम्मीद जताई कि केन्या के राष्ट्रपति की इस यात्रा से केन्या और अफ्रीका के साथ भारत के संबंधों को और बढ़ाने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस वर्ष भारत और केन्या के राजनयिक संबंधों के 60 वर्ष पूरे हो रहे हैं। साथ ही उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि भारत और केन्या के रिश्ते हजारों वर्ष पुराने हैं। केन्या के राष्ट्रपति 3 दिन की भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंचे। उनके साथ उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। राष्ट्रपति रूटो का आज सुबह राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत किया गया। उन्होंने कहा कि विकास की दृष्टि से पिछड़े देशों की समस्याओं से निपटने के लिए उनके और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन में बहुत से मिलते जुलते विचार हैं। उन्होंने ये भी कहा कि भारत और केन्या के बीच संबंधों को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। भारत यात्रा के दौरान केन्या के राष्ट्रपति ने आज राजघाट जाकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि भी अर्पित की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कल शाम केन्या के राष्ट्रपति से मुलाकात की। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने विकास के लिहाज से पिछड़े देशों की समस्या के प्रति राष्ट्रपति रूटो के विचारों की सराहना की और भारत केन्या के द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के संबंध में उनके दृष्टिकोण को भी महत्वपूर्ण बताया। राष्ट्रपति के रूप में श्री रूटो की पहली भारत यात्रा है। वे आसाम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मिलेंगे। उनके सम्मान में राष्ट्रपति मुर्मू ने आज राजकीय रात्रि भोज का आयोजन किया है। केन्या के राष्ट्रपति नई दिल्ली में आज व्यापार और निवेश से संबंधित कार्यक्रम में भी भाग लेंगे। केन्या के राष्ट्रपति की यह भारत यात्रा 6 वर्षों के बाद हो रही है। इसके माध्यम से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों के और सुदृढ़ तथा मजबूत होने की उम्मीद है। इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2023 का आयोजन आज नई दिल्ली में होगा। यह एक ऐसा मंच है जिस पर विभिन्न समूहों के प्रतिनिधि एक साथ मिलकर इंटरनेट से संबंधित सार्वजनिक नीतिगत मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। इस कार्यक्रम का विषय है भारत के डिजिटल एजेंडे के समायोजन की दिशा में अग्रसर होना। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा है कि इस कार्यक्रम में भारत में इंटरनेट के उपयोग के लिए सुरक्षित, विश्वसनीय और लचीली व्यवस्था के निर्माण के संबंध में विचार विमर्श करने का प्रयास होगा। इसके साथ साथ भारत के विकास लक्ष्यों के नवाचार को सक्षम बनाने, विभाजन को पाटने और वैश्विक डिजिटल प्रशासन तथा सहयोग के नेतृत्व पर भारत के डिजिटल एजेंडे का समायोजन करने जैसे मुद्दों पर
गहराई से चर्चा होगी। इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम संयुक्त राष्ट्र इंटरनेट गवर्नेंस फोरम से जुड़ी एक पहल है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री भागवत कराट ने राज्यसभा ने बताया कि विगत 3 वर्षों में कुल 18 करोड़ 50 लाख लाभार्थियों को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए नामांकित किया गया है। उन्होंने बताया कि ये दोनों बीमा योजनाएं गरीबों और वंचित पृष्ठभूमि के लोगों के लिए हैं और उनकी आर्थिक स्थिति को देखते हुए आवश्यक है। उन्होंने ये भी बताया कि पहले दोनों योजनाएं घाटे में चल रही थी और समीक्षा के बाद 2 लाख रुपए की प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के वार्षिक प्रीमियम को 12 रुपये से बढ़ाकर 20 रुपये कर दिया है। वहीं 2 लाख रुपए की प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के प्रीमियम को भी 2030 रुपये से बढ़ाकर 436 रुपये कर दिया गया है। महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत देश में कुल 14 करोड़ 37 लाख सक्रिय लाभार्थी है और पिछले वर्ष की तुलना में इस योजना में कार्य दिवसों में बढ़ोतरी हुई है। लोकसभा में एक लिखित प्रश्न के उत्तर में ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने बताया कि महात्मा गांधी नरेगा एक मांग आधारित योजना है और 30 नवंबर 2023 तक कुल 221 करोड़ 60 लाख कार्य दिवस सृजित किए गए हैं, जो पिछले वित्तीय वर्ष में इसी अवधि के दौरान सृजित 208 करोड़ 74 लाख कार्य दिवसों से अधिक है। उन्होंने ये भी बताया कि जिस लाभार्थी ने पिछले 3 वित्तीय वर्षों में कार्य किया है उसे सक्रिय लाभार्थी कहा जाता है। यदि ग्रामीण क्षेत्र के किसी परिवार का कोई वयस्क सदस्य पिछले 3 वित्तीय वर्षों के दौरान काम की मांग नहीं करता है तो सदस्य सक्रिय लाभार्थियों की सूची में नहीं होगा। जम्मू कश्मीर में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA ने आज आतंकवादी फंडिंग मामले में 8 स्थानों पर छापेमारी की है। ये छापेमारी जम्मू कश्मीर पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के साथ मिलकर कश्मीर में 7 और जम्मू में 1 स्थान पर की गई है। शोपिया और बारामूला समेत अन्य इलाकों में भी छापेमारी जारी है। संदिग्धों के आवास और अन्य ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। ये छापेमारी पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद मामले में कश्मीर में सक्रिय आतंकवादियों को ड्रोन के माध्यम से हथियार पहुंचाने में एक आरोपी को गिरफ्तार करने के कुछ दिन बाद की गई है। NIA की जम्मू शाखा की एक टीम ने 27 नवंबर को कठुआ जिले के 22 वर्षीय जाकिर हुसैन को पकड़ने के बाद 29 नवंबर को इस बारे में जानकारी उपलब्ध कराई थी। वो पिछले साल 30 जुलाई को NIA द्वारा दर्ज मामले में गिरफ्तार होने वाला 8वां आरोपी था। कश्मीर घाटी और देश भर में आतंक और हिंसा की घटनाओं को अंजाम देने के लिए पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी गुटों की बड़ी साजिश का पर्दाफाश करने के लिए NIA की जांच प्रक्रिया जारी है। मिजोरम में स्क्वाड्रन लीडर मनीष पादी को राज्यपाल डॉक्टर हरिबाबू कंबमपति का ADC यानी परिसहायक नियुक्त किया गया है। 2015 बैच की भारतीय वायुसेना के अधिकारी स्क्वाड्रन लीडर पादी भारतीय सशस्त्र बलों में राज्यपाल के ADC पद पर नियुक्त की जाने वाली पहली महिला है। यह ऐतिहासिक क्षण है जब किसी महिला सैन्य अधिकारी को मिजोरम के राज्यपाल का ADC बनाया गया है। राज्यपाल ने इस नियुक्ति को महिला सशक्तिकरण का उदाहरण करार देते हुए कहा कि महिलाएं अब लैंगिक व्यवधानों को तोड़कर विभिन्न क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रही हैं। उन्होंने सभी लोगों से उनकी इस उल्लेखनीय उपलब्धि का उत्सव मनाने की अपील की और कहा कि सभी क्षेत्रों में महिलाओं के सशक्तिकरण को बढ़ावा देना चाहिए। स्क्वाड्रन लीडर पादी ओडिशा के गंजम जिले के बहरामपुर की रहने वाली है। उन्होंने भुवनेश्वर के इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़ाई की और बीदर, पुणे तथा बठिंडा में वायुसेना अड्डों पर नियुक्त रही। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन चंद्रयान 3 के प्रोपल्शन मॉड्यूल को चांद से धरती की ओर लाने में सफल हुआ है। इसे चंद्रयान के ऑर्बिटर के रूप में भी जाना जाता है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने इस वर्ष 23 अगस्त को चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर को चांद के दक्षिण ध्रुव पर पहुंचाने की ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की थी। चंद्रमा की कक्षा में 1 महीने तक काम करने के बाद प्रोपल्शन मॉड्यूल में लगभग 100 किलोग्राम ईंधन बचा रह गया था। पृथ्वी की कक्षा में लाकर अब उसका उपयोग भविष्य के चंद्र मिशनों के लिए किया जा सकेगा। दुबई में चल रहे जलवायु सम्मेलन COP28 में कोयले के उपयोग को लेकर विकासशील और अन्य देशों के बीच मतभेद बढ़ गए हैं। अमीर देशों ने कोयले का इस्तेमाल नहीं करने का वायदा किया है, लेकिन अन्य जीवाश्म ईंधनों को छोड़ने के मामले में कुछ नहीं कहा। कोयले के उपयोग को समाप्त करने और जलवायु के लिए वित्त उपलब्ध कराने के विवादित मुद्दों पर वार्ताकारों में चर्चा जारी है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
time.